हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पर, जिसपे लॉकडाउन में आपको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम यानी सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी और साथ ही साथ जो है खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ और यूपी पीसीएस के लिए कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है RK सिविल सर्विसेज, वहाँ पे आप जाएंगे, उसको सर्च कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा सारा PDF और डेली बेस पे वहाँ पे टेस्ट सीरीज हो रही है। टेस्ट भी आप दे सकते हैं और अपनी रैंक भी जान सकते हैं। वास्तव में दोस्तों, तैयारी करना एक आर्ट है, एक कला है। आपको तैयारी के साथ साथ अपने आप को परखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत अधिक पढ़ लेते हैं लेकिन उतना अच्छा एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हम लोग टेस्ट करा रहे हैं उसको आप टेलीग्राम पे जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। वो फ्री है, इसके लिए मत घबराइए। और चलिए, आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम संसद के बारे में पढ़ लिए हैं, संसदीय समितियां भी पढ़ ली हैं और पॉलिटिक है, और जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। आइए, आज देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक संघ की कार्यपालिका। तो दोस्तों, संघ की कार्यपालिका की अगर बात करें तो संघ के बारे में संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में बताया गया है। ठीक है। अब संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? संघ की कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद। ठीक है। और फिर इसके अलावा जो है ये सब आ जाते हैं संघ की कार्यपालिका में। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। अभी अनुच्छेद के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, अनुच्छेद वाला मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। यहाँ पे हम लोग प्री और मेंस के दोनों के व्यू से यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट। तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति का अनुच्छेद का कितने से है? 52 से लेकर के 52 से लेकर के 62 तक है। ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सीधा सीधा ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 52 में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है। मतलब समस्त जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। और राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है। ठीक है। मंत्री परिषद होती है जिसके सलाह पर जो है राष्ट्रपति कार्य करता है। राष्ट्रपति स्वयं से कार्य नहीं करता, और राष्ट्रपति जो भी अपने काम कराने होते हैं वो अपने अधीनस्थों के द्वारा, अधीनस्थ अधिकारियों से कराते हैं। अब अगर योग्यता की बात करें कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति की 3 मुख्य योग्यताएं हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और उसे लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। फिर इसके बाद अगर निर्वाचन कहें तो निर्वाचन के लिए कल मैंने बताया था 2 निर्वाचन की पद्धति भारत में प्रचलित है। बताइए कौन कौन सी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे 2 है, कौन कौन सी? एक है प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली और दूसरी है एकल संक्रमणी पद्धति। तो प्रादेशिक, तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और जनता सीधे ना चुन करके अपने द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, मतलब हम लोग इनको सीधे चुनते हैं, लोकसभा सदस्य यानी सांसद को और विधायक को, तो इनके थ्रू जो है वोटिंग होती है। तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर आधारित निर्वाचन क्या है? ये प्रश्न पूछता है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा जो है होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। अब निर्वाचन मंडल में फिर कौन कौन होता है? निर्वाचक मंडल में जो वोट देता है राष्ट्रपति को, तो वोटिंग कौन करता है? ये जो है अनुच्छेद 54 में मेंशन है। तो कौन कौन रहता है इसको अच्छे से जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये।
तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन रहता है? संसद के निर्वाचित। संसद में 2 पार्ट होते हैं ना, कल बताए थे हमने। संसद में कितने पार्ट होते हैं? 2। एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो संसद मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो प्रदेश है ना, राज्य यानी प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अतिरिक्त दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और अब उसका नाम पुडुचेरी हो गया है, पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी इसमें जो है शामिल हैं। तो सिंपल सा जो है एक कीवर्ड आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, हर जगह देखिए निर्वाचित। तो ये एक कीवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे सवाल में आ जाएगा कि जो है इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें शामिल होता है राज्यसभा के सदस्य, अगर निर्वाचित नहीं तो वो वाला एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन से। तो सिंपल सा ये कीवर्ड है निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित होना जरूरी है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल रहते हैं। एक ये यहीं पे जान लीजिए कि जो विधान परिषद होता है उसके सदस्य इसमें शामिल नहीं रहते। फिर उसके बाद आता है पद से हटाने का तरीका। अच्छा, फिर इसमें जो है यहीं पे देख लेते हैं कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए आपके पास और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 रुपए जो है जमानत राशि होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके लिए जो भी विवाद होते हैं चुनाव में, इसका निपटारा जो सुप्रीम है ना, राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्र का मुखिया है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में इनके विवादों का निपटारा होता है, जो भी चुनाव संबंधी विवाद होते हैं। अब फिर देखें जो है वेतन कितना मिलता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है हायरार्की में, वरीयता क्रम में। सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये जो है इसका वेतन भी सर्वाधिक 5 लाख रुपए है, ठीक है। अब देखिए पद से हटाने का तरीका। तो क्या राष्ट्रपति जो है अपनी मनमानी करने लगे, सर प्रमुख है तो अपनी मनमानी मान लीजिए करने लगे, तो फिर उनको पद से हटा दिया जाएगा। पद से हटाने का तरीका क्या है? संविधान का उल्लंघन करने पर। अगर राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन करने लगे या साबित कदाचार उस पर हो, तो उसे जो है पद से हटाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत, 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। तो संसद होता है, जो संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो मान लीजिए लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध आ रही है। अभी जो है मान लीजिए अपने राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी, 14वें राष्ट्रपति। तो मान लीजिए उनके विरुद्ध जो है महाभियोग का प्रस्ताव आ रहा है, कहाँ? लोकसभा में। तो 1/4 सदस्य लिखित नोटिस देंगे, उससे पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देंगे, उसके बाद प्रस्ताव आएगा। यदि प्रस्ताव आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फिर जो है वो प्रस्ताव अब कहाँ चला, और दूसरा सदन मतलब लोकसभा में प्रस्तुत किए तो राज्यसभा इसकी जांच करेगा। और अगर जो है दोनों सदन 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं, दोनों सदन 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं, तो फिर जो है राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटना पड़ेगा। समझ में आ गया? सिंपल सा प्रोसेस है। एक सदन में 14 दिन पूर्व नोटिस देकर 1/4 सदस्य प्रस्ताव रख सकते हैं, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद यदि दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें, तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। अच्छा, अब राष्ट्रपति मान लीजिए कि बहुत अपने काम से ऊब गए हैं, वो त्याग पत्र दे के हटना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अच्छा, अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अच्छा, मान लीजिए दोस्तों ऐसा हो अचानक से राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए ऐसा अगर हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति का निर्वहन कौन करेगा? बिना राष्ट्रपति के तो कुछ चल ही नहीं पाएगा। तो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन जो है उपराष्ट्रपति जी करते हैं। और वो कितने दिन तक करते हैं? लगभग
लगभग नहीं, 6 माह तक कर सकते हैं। 6 माह में फिर से निर्वाचन चुनाव कराना पड़ता है। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी जी भी न रहे, तो फिर कौन जो है राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा? तो फिर अगर जो है उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो करेंगे। तो 2 लोग ऐसे राष्ट्रपति थे, जैसे फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। तो उनके स्थान पे जो तत्कालीन सीजेआई थे मोहम्मद जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, वो जो है क्या किए थे, राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाले थे। ठीक है, यही एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति भी बने थे। तो अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां? अच्छा, जैसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है क्या है कि एक रबर स्टाम्प है, ये जो है केवल प्रधानमंत्री के जो मंत्रिपरिषद कहती है वैसा ही करते हैं, इनके पास कोई शक्ति ही नहीं, रबर स्टाम्प है, मुहर है ना, और जो है केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा है? लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग देखे होंगे तो जब त्रिशंकु लोकसभा बनती है, मतलब किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो सभी की निगाहें राष्ट्रपति भवन की ओर टिक जाती हैं कि राष्ट्रपति जी क्या निर्णय लेते हैं, किसको प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए। तो ये सब जो है, और साथ ही साथ जो है राष्ट्रपति का अपना एक आभा मंडल होता है और समस्त कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। थल सेना, नभ सेना, वायु सेना, तीनों के जो है क्या होते हैं, ये सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। और कोई व्यक्ति अगर जो है हाई कोर्ट से सजा पा गया फांसी की, सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा पा गया, तो फिर राष्ट्रपति जी के पास वो क्षमा के लिए जा सकता है। तो राष्ट्रपति को क्षमा दान का भी अधिकार होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, राज्यपालों की नियुक्ति करना, ये सब समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति में ही निहित है। और राष्ट्रपति के उपस्थित रहने मात्र से देश में अनुशासन बना रहता है। इसके अतिरिक्त जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब और साथ ही साथ के नारायणन जी, तो इन्होंने जो है राष्ट्रपति के पद को जीवंत कर दिया है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के कार्य। आइए, तो शक्तियां क्या क्या है राष्ट्रपति के? तो पहला है कार्यपालिका शक्ति, यानी प्रशासनिक शक्ति। तो अनुच्छेद 73 के अनुसार राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब कार्यपालिका में जो है कौन कौन से प्रशासनिक शक्ति में, तो एक तो नियुक्ति करना। ठीक है, अब नियुक्ति, राष्ट्रपति जो है किसकी किसकी नियुक्ति करता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, जो सबसे अधिक सदस्यों वाला दल होगा, राजनीतिक दल, उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नियुक्ति होती है, कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा सभी राज्यों में राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी, इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अनुसार 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एससी एसटी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये हो गए राष्ट्रपति के कार्य। एक और ऐसे कार्य जो है विधायी कार्य। विधायी क्या होता है? विधायी कार्य मतलब बताए थे ना, 3 पार्ट होते हैं। तो एक होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायी में क्या है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है ना। तो 3 पार्ट होते हैं संसद के। तो संसद का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 123 के तहत आपातकालीन स्थिति में जब जो है संसद सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की तरह ही लागू रहता है। तो मतलब राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार भी है, यानी विधायी अधिकार भी है। और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जल्दी से बताइए। पिछले वीडियो में हमने बताया था, कमेंट करके बताइएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है?
तो कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो कुल मिलाकर 14 सदस्यों को मनोनीत करता है सदन में। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है ना, ये भी राष्ट्रपति के विधायी कार्य हो गए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा से जो भी कानून पारित होते हैं, विधेयक पारित होते हैं, उन पर जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता है, हस्ताक्षर नहीं करता है, तब तक वो अधिनियम यानी कानून नहीं बनते हैं। तो यानी राष्ट्रपति का विधायी कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है न्यायिक कार्य। तो राष्ट्रपति जो है क्या करता है, न्यायिक कार्य भी करता है। जो व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से दंड पाया रहता है, उन्हें क्षमा करने का अधिकार है अनुच्छेद 72 के तहत। राजनयिक कार्य, राष्ट्रपति जो है विभिन्न देशों में अपने एम्बेसडर यानी राजनयिकों की नियुक्ति करते हैं। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति के साथ सैन्य शक्ति होती, सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, थल सेना और वायु सेना और जल सेना। ठीक है, तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, मतलब दादाजी हैं, उनके 3 घोड़े हैं। नेक्स्ट आपातकालीन शक्ति है, राष्ट्रपति के पास जो है आपातकालीन शक्तियां भी हैं। तो आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की हैं। कौन, इमरजेंसी, तो अनुच्छेद 352 में इसको इमरजेंसी आपात, राष्ट्रीय आपात कहते हैं। और 356 ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। 360 वित्तीय आपात, ये खूब प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा आपात है जो अभी एक बार भी नहीं लागू हुआ, तो वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुई है। अब ये राष्ट्रपति शासन तो जानते ही हैं, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति जो है राज्य में राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत जो इमरजेंसी लगी है वो 3 बार लगाई गई है, और कौन कौन से आधार हैं ये देख लेते हैं। आधार है, पहला तो युद्ध होना चाहिए, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा पहले आंतरिक अशांति थी, लेकिन 1975 में जो है आंतरिक अशांति के आधार पर मीसा जो एक्ट आया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट के तहत बहुत सारे लोकतंत्र सेनानियों को जो है आंदोलन जेल में बंद किया गया है ना, तो वो एक आंतरिक अशांति के, तो 3 बार कुल लगाया गया है। तो अब वहां पे क्या किया गया, आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो 3 आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, आप जान लीजिए। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। विद्रोह नहीं, केवल सशस्त्र विद्रोह, जब शस्त्र के साथ विद्रोह होगा तो फिर इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो 3 बार लगाई गई है अभी तक। 1962 चीन के युद्ध के दौरान, भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर 3 बार राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है, इमरजेंसी। तो ये हो गया दोस्तों आपका राष्ट्रपति के कार्य। अब फिर आता है राष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 52 में क्या है, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि, कितने साल रहेंगे, 5 वर्ष। 57 में क्या है, पुनर्नियुक्ति, राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त हो सकता है, लेकिन कितनी बार ये नहीं बता रहा संविधान। 58 राष्ट्रपति की शपथ। फिर 61 आता है, 61 में महाभियोग प्रक्रिया है, और 72 में दंड को क्षमा करना। फिर 111 विधेयक को पुनर्विचार, राष्ट्रपति जो है, जो सदन द्वारा विधेयक पारित होंगे उनको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, अपनी स्वीकृति दे सकता है, या फिर अपने पास ले सकता है, ठीक है। और इसी के लिए जो है राष्ट्रपति के पास 3 वीटो हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति विधेयक को ना तो पुनर्विचार के लिए लौटाता है और ना ही जो है उसको संशोधन करने के लिए लौटाता है, बल्कि अपने जेब में रख लेता है, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो ज्ञानी जैल सिंह ने जो है एक बार ऐसा किया था, तो पोस्ट से संबंधित जो विधेयक था उसको अपने पास रख लिए, वो दोबारा आया ही नहीं। फिर 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार रखता है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो प्रधानमंत्री
और साथ ही साथ जो है राज्यपाल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसका टेस्ट कर लिया जाएगा। आप लोग खूब अच्छे से वीडियो देखिए और हमारे पुराने वीडियो जो पॉलिटी के हैं उसको भी आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। और इसी तरीके से हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब जो है चैनल को लिंक नहीं जा रहा है, बहुत कम नोटिफिकेशन जा रहा है। तो आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग इसे शेयर कीजिए।